Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start chapter number 7, the interview from the book Flamingo. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the chapter, the interview. So here is a brief introduction of the author has been given. Let's go through it. तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इनका जन्म 1959 में हुआ था. ये पीटर हाउस कैम्ब्रिज में हिस्ट्री का एक स्टूडेंट थे और 10 सालों तक एक प्राइवेट आई में जो है संवाददाता के रूप में काम करते हैं. इसके साथ साथ इन्होंने वैनिटी फेयर के लिए भी आर्टिकल्स लिखे. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये लिया गया है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे नामक एक बुक से. और इसमें जो है बहुत ही गहराई से इंटरव्यू की जो है उपयोगिता और इंटरव्यू का जो इतिहास है और इंटरव्यू को लेकर के जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज है खास तौर से, उनका क्या ओपिनियन है उसको बड़े ही पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ में एक्सप्रेस किया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने. तो राइटर कहते हैं कि 130 साल से थोड़ा पहले से लेकर अब तक इंटरव्यू जो है जर्नलिज्म के लिए बहुत ही कॉमन सी बात बन गया है. और आज हर कोई इंसान जो पढ़ा लिखा है अपने लाइफ में उसने किसी न किसी टाइम पर, मौके पर जो है इंटरव्यू को ज़रूर पढ़ा ही होगा. अब हम बात करते हैं दूसरे लोगों के परसेप्शन की. तो ठीक उसी समय कई हजार लोगों का इस समय के दौरान इंटरव्यू जो है लिया जा चुका होगा. कईयों का तो शायद बार बार लिया जा चुका होगा. तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई हैरानी नहीं, कोई वंडर नहीं कि इंटरव्यू के बारे में, उसके फंक्शन, उसका ढंग, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो है माइनस पॉइंट, इन सबको लेकर के लोगों के अंदर बहुत ही डिफरेंट जो है ओपिनियन हो सकती है. कुछ लोग तो बहुत ही हाइपरबोलिक वे में जो है दावा कर सकते हैं इंटरव्यू के बारे में कि वास्तव में अगर हम इसको थोड़ा गहराई से देखें तो इंटरव्यू जो है अपने सुप्रीम वे में जो है सोर्स होता है ट्रुथ का. और अगर इसको बिहेवियर के रूप में देखें तो ये एक किसी आर्ट फॉर्म से कम भी नहीं है. तो दूसरे लोग, चाहे वो फेमस लोग हों जो एक्चुअली इंटरव्यू का खुद को शिकार मानते हैं, उनकी राय जो है इंटरव्यू को लेकर के थोड़ी सी अलग हो सकती है. तो उनके हिसाब से इंटरव्यू जो है उनकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा हमला है, एक ऐसा असैसिनेशन है जो उनकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और उनकी पर्सनल लाइफ में एक अनचाहा इंट्रूजन है. तो वो महसूस करते हैं कि इंटरव्यू दरअसल उनकी शख्सियत को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी सोच को जो है छोटा बना देता है. ठीक उसी प्रकार से ये कि जो आदिम कल्चर है, जो हमारे प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, वहाँ पर एक बात कही जाती थी कि अगर आपकी तस्वीर किसी के पास में है या आपने अपनी तस्वीर किसी को खींच लेने दी है तो ये मान करके चलिए उस व्यक्ति के पास में आपकी आत्मा है या उस व्यक्ति ने आपकी आत्मा को चुरा लिया है. कुछ ऐसी ही फीलिंग, कुछ ऐसा ही एहसास तब आता है जब आप किसी को इंटरव्यू दे चुके होते हैं. तो आप अपनी ज़िंदगी के वो गहरे राज, आप अपनी ज़िंदगी के लाइफ के वो अनकहे पन्ने या आप अपने दिल की गहराई में बंद वो कोने जहाँ पर आप खुद नहीं जाना चाहते हैं, इंटरव्यू लेने वाला कुरेद कुरेद करके आपसे सवाल पूछ करके उन कोनों तक भी पहुंच जाता है जहां पर शायद आप भी जाना पसंद नहीं करते या जाना नहीं चाहते. और इसीलिए से राइटर यहाँ कह रहा है कि कई बार इंटरव्यू देने के बाद में, कई बार क्या मेनली कॉमनली इंटरव्यू देने के बाद में ऐसा एहसास होता है कि हमारी लाइफ का कोई बहुत बड़ा पार्ट, कोई एक ऐसा हिस्सा जो हमने कहीं छिपा के रख रखा था वो हमसे कहीं टूट करके अलग हो गया है. इसीलिए जो बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं वो इंटरव्यू देने से बचते हैं, डरते हैं.
अब यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है वीएस नायपॉल के बारे में। तो वीएस नायपॉल कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू देने से डरते हैं। लॉजिक ये है कि इंटरव्यू देने से उनको जो है एक तरह की चोट लगती है, एक तरह का उनको पेन होता है, वो इंटरनली हर्ट हो जाते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू देने के बाद वो अपने जीवन का वो खास हिस्सा जो वो सिर्फ खुद से ही बांटते थे, वो हिस्सा उन्होंने सदा सदा के लिए खो दिया है। क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से उस पत्रकार ने सवाल पूछ करके उस हिस्से को जो है कॉमन बना दिया है और अखबार या किसी मैगजीन के आर्टिकल के थ्रू उस हिस्से के बारे में पूरी दुनिया जान जाएगी। तो वो अब कॉमन तो वैसे भी नहीं रहा। तो लेविस कैरल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। लेविस कैरल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड की रचना की थी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंटरव्यू देने से हमेशा घबराते थे। उनको इंटरव्यू देने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। उन्होंने कभी भी जो है किसी भी इंटरव्यू लेने वाले को अपनी इच्छा से कभी भी इंटरव्यू करने नहीं दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इंटरव्यू लेने वाले जो है वो उनको इतना बड़ा व्यक्ति बना देंगे जिसके कारण वो अपनी जान पहचान वाले या और इंटरव्यू लेने वाले या उनका ऑटोग्राफ चाहने वाले लोगों से हमेशा दूर ही भागते रहेंगे और जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन बाद में वो ऐसे लोगों को जो है चुप करा देते थे अपनी सक्सेस से और अपनी सक्सेस के किस्सों से, और ये किस्से वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन और बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ में सुनाया करते थे। तो रुडयार्ड किपलिंग ने जो है इंटरव्यू लेने वालों के लिए और भी जो है डिस्गस्टिंग एक परसेप्शन बना रखा है। तो उनकी पत्नी कैरोलिन अपनी डायरी में एक डेट को रिकॉर्ड करती हैं। ये डेट है 14 अक्टूबर 1892। वो लिखती हैं कि बॉस्टन से 2 रिपोर्टर आए थे रुडयार्ड किपलिंग का इंटरव्यू लेने के लिए और उन्होंने उस दिन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस दिन को 14 अक्टूबर 1892 के उस दिन को बॉस्टन से आए 2 रिपोर्टर्स ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। वो लिखती हैं कि उनके पति ने जो है उन रिपोर्टर्स को ये कहते हुए सुना था कि वो कह रहे थे बॉस्टन से पत्रकारों के, इसीलिए तो मैं जो है कभी भी इंटरव्यू देने की हामी नहीं भरता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इमोरल होता है। ये एक तरह का क्राइम है। ये उतना ही बड़ा क्राइम है जैसा किसी के शरीर पर किया गया प्रहार हो, और ठीक उसी प्रकार से इस क्राइम के लिए वही सज़ा मिलनी चाहिए जैसी सज़ा किसी इंसान को फिजिकली हर्ट करने पर मिलती है। तो ये जो इंटरव्यू का काम है ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है और बहुत ही कावर्डली है। तो कोई भी रेस्पेक्टेड आदमी अपना इंटरव्यू जो है लेने का रिक्वेस्ट नहीं करेगा, इंटरव्यू देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन किपलिंग ने ये जो घटना का जिक्र किया है कि बॉस्टन से आए 2 रिपोर्टर्स ने उनकी उस पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही डिस्गस्टिंग सवाल पूछे, तो रुडयार्ड किपलिंग साहब भी कुछ ऐसा ही कारनामा कुछ वर्षों पहले करके आए थे। तो ऐसे ही कुछ सवाल रुडयार्ड किपलिंग ने कुछ सालों पहले जो है मार्क ट्वेन से पूछे थे। अब मार्क ट्वेन जिस तरह से बिहेव करते हैं शायद उस चीज़ का अंदाज़ा उस समय रुडयार्ड किपलिंग को नहीं हुआ था, लेकिन जब बॉस्टन से आए 2 रिपोर्टर्स ने उसी तरह की स्टाइल शैली के अंदर जब रुडयार्ड किपलिंग से सवाल पूछे तो इनको बहुत बुरा लग गया। तो खुद किसी के पर्सनल लाइफ को असैसिनेट करके ये कभी भी गिल्ट फील नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी और ने इनकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग अगर सवाल पूछ लिया तो ये कहते हैं कि वो सज़ा किसी इंसान को फिजिकली जो है नुकसान पहुंचाने पर मिलती है, वैसी सज़ा किसी इंसान को इंटरव्यू के थ्रू उन पूछे गए इमोरल और डिस्गस्टिंग सवालों के जवाब में मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से उस इंसान का जो एक अंदर से पर्सनैलिटी है वो शायद पहले जैसा कभी रहता ही नहीं है। तो इस चीज़ का एहसास उन्हें तब हुआ जब खुद उनसे उसी शैली में भाषा में किसी ने इंटरव्यू लिया था। ऐसी ही शैली का प्रयोग इन्होंने मार्क ट्वेन के साथ में किया था। तो H.G. वेल्स ने 1894 के अंदर कहा था कि इंटरव्यू जो है बहुत ही कठिन
एक अग्नि परीक्षा के जैसा है। तो वो कई बार लगातार इंटरव्यू दे चुके थे और 40 साल बाद उन्होंने जो है खुद को जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते हुए पाया। तो साउल बेलो, जिन्होंने कई मौकों पर जो है इंटरव्यू लेने का खुद से कंसेंट दिया था, वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि जो भी व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा था, दरअसल उसने आपका विंड पाइप, आपका गला पकड़ा हुआ था और इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद में भी उस पर्सन के उंगलियों के अंगूठे के निशान आपके गले पर ही, आपके विंड पाइप पर ही रह गए हैं। तो इसमें भले ही लाख बुराइयां हो, इंटरव्यू में भले ही लाख बुराइयां हो, लेकिन इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते कि इंटरव्यू जो है कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेस्ट एक मीन है। तो इन दिनों किसी अन्य टाइम की कंपैरिजन में हमारे पास हमारे कंटेम्प्रेरी लोगों का जो भी जानकारी आ रहा है वो आ रहा है इंटरव्यू के माध्यम से ही। और डेनिस ब्रायन ने लिखा है, डेनिस ब्रायन लिखते हैं कि हमारे पास जो भी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचती है या जो भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट जानकारी का डेटा है, शायद वो किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछने के वजह से ही होता है। किसी एक ने प्रश्न पूछा और किसी दूसरे ने उस प्रश्न का सेटिस्फाइंग आंसर दिया और वो चीज एक नॉलेज के रूप में दूसरे लोग तक पास ऑन हो गई। तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है इंटरव्यू की, और इसी वजह से इंटरव्यू लेने वाला बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति होता है, एक ऐसी पावर को एक्सेस करता है शायद जिसका अंदाजा इंटरव्यू देने वाला कभी लगा ही नहीं सकता, और वो इसके रिगार्डिंग पहले से तैयारी भी नहीं कर सकता कि इंटरव्यू लेने वाला जो है कौन सा सवाल पूछने वाला है। तो इंटरव्यू लेने वाला एक ऐसी पोजीशन और ऐसी पावर को एक्सेस करता है जो इंटरव्यू देने वाले की कल्पना और इमेजिनेशन के परे है, और शायद इसीलिए लोग इंटरव्यू देने से थोड़ा सा खौफ खाते हैं। शायद सेलिब्रिटीज इसी वजह से इंटरव्यू से दूर भागते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में इतना ही। इसके सेकंड पार्ट में हम इसके इवेंट्स को और डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।